नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ प्रोफेसर बलविंदर सिंह. I am working in Shri Baba Masnath Institute of Pharmaceutical Sciences and Research, Baba Masnath University, Astalbor, Rohtak, Haryana. Today I will give my presentation on is recession coming in pharmacy like engineering. मैं बात करना चाहूँगा आज क्या फार्मेसी कॉलेजेस में रिसेशन आ रहा है जैसा कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आजकल चल रहा है. आइए डिस्कशन करते हैं कि ऐसा मन में क्यों विचार आया और हम इससे कैसे बच सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम थैंकफुल टू माय सन मिस्टर आशीष सैनी फॉर टाइप सेटिंग एंड मीडिया रिकॉर्डिंग ऑफ दिस प्रेजेंटेशन. एक स्टूडेंट जो 12th पास करता है, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट 12th स्टूडेंट हु पास्ड विद साइंस सब्जेक्ट्स, साइंस स्ट्रीम से है. तो कोर्सेज जो उसके पास होते हैं 12th पास करने के बाद, सबसे पहले वो प्रेफरेंस देता है कि वो मेडिकल लाइन में जाए, यानी कि MBBS या दूसरे जो कोर्सेज है विच लीड्स टू डॉक्टर बनना चाहता है. सेकंड, वो अगर डॉक्टरी में इंटरेस्ट नहीं है तो इंजीनियरिंग में एडमिशन लेता है, इंजीनियर बनना चाहता है. और अगर फर्स्ट 2 में ना मिले तो फिर वो फार्मेसी में आना चाहता है. और अगर फार्मेसी में भी नहीं मिलता फिर वो दूसरे अदर्स में जाता है, जैसे BSc है या दूसरे कोर्सेज हैं. प्रेफरेंस इज लाइक दैट. लेकिन आजकल कुछ ये प्रेफरेंस ट्रेंड चेंज हो रहा है. जो प्रेजेंट सिनेरियो को अगर हम एनालाइज करें तो सबसे पहले जो साइंस स्ट्रीम का जो स्टूडेंट है 12th का, फर्स्ट प्रेफरेंस तो वही है कि वो डॉक्टर बनना चाहता है. ही ऑप्ट फॉर द मेडिकल लाइन. अगर मेडिकल में एडमिशन नहीं मिल रहा, परसेंटेज कम है, देन ही गोज फॉर फार्मेसी लाइन. इंजीनियरिंग जो है वो थर्ड प्रेफरेंस में चले गया है. इंजीनियरिंग बहुत कम लोग करना चाह रहे हैं और जो बाकी लोग हैं वो दूसरे कोर्सेज अदर्स में एडमिशन ले रहे हैं. तो ऐसा क्या हुआ जो फार्मेसी जो है सेकंड पोजीशन पे आ गया और इंजीनियरिंग जो है थर्ड पोजीशन पे चले गया. सबसे पहले हम एनालाइज करते हैं कि इंजीनियरिंग में ये थर्ड पोजीशन पर क्यों पहुंचा, क्या रीज़न था. तो आइए देखते हैं. रीजंस फॉर इंजीनियरिंग रिसेशन. अराउंड a decade back, there was sudden increase, huge increase in intake of seats in engineering colleges, and that was authorized by All India Council of Technical Education, that is AICTE. So there were mushrooming of engineering colleges. अगर हम इंजीनियरिंग रिसेशन के रीजंस कारणों पे अगर हम कोशिश करें तो करीब 10-12 साल पहले जो है AICTE ने इंजीनियरिंग कॉलेजेस में सीट्स को काफ़ी बढ़ा दिया था. लाखों में जो है सीट्स जो है टोटल ऑल ओवर इंडिया इंक्रीज़ हो गई थी, जिसकी वजह से जो है नए इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुल गए. जगह जगह पे बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए, मशरूमिंग हो गई उनकी. अब अगर ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए तो ज़्यादा इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स निकलने चाहिए थे और समाज में जो है बहुत अच्छा उसका फ़ायदा होना चाहिए था. लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही. अब आगे बढ़ते हैं हम. उल्टा क्यों हुआ? व्हाट आर द वेरियस रीजंस फॉर इंजीनियरिंग रिसेशन. नंबर ऑफ कॉलेजेस इंक्रीज हो गए, लेकिन जो बड़े कॉलेज जो इंक्रीज हुए, नंबर इंक्रीज हुआ, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो प्रॉपर नहीं था, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर था. देयर वाज लैक ऑफ टेक्निकल स्टाफ, क्योंकि एमटेक उतने अवेलेबल नहीं थे, फैकल्टी उतनी अवेलेबल नहीं थी.
तो काम चलाने के लिए उन इंजीनियरिंग कॉलेजेस ने जो है बीटेक जो टीचर्स हैं वो रखने शुरू कर दिए, जबकि उनको एमटेक टीचर रखने चाहिए थे। मतलब वो टीचर रखने चाहिए था जो मास्टर इन टेक्नोलॉजी हो, ग्रेजुएट्स नहीं रखने चाहिए थे। अब जब बीटेक टीचर्स आए तो जो टीचिंग का स्टैंडर्ड था वो गिर गया, देयर वाज पुअर टीचिंग। अब जब टीचिंग का स्टैंडर्ड गिरा तो जो बच्चे थे उन पर डायरेक्टली इफेक्ट हुआ, सब्जेक्ट नॉलेज उनकी पुअर थी। जो पास आउट थे बच्चों को, उनको प्रॉपर जो है सब्जेक्ट नॉलेज नहीं मिल पाई। जब सब्जेक्ट नॉलेज नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स पास आउट हुए दे हैव द पुअर कॉन्फिडेंस। और इंडस्ट्री तो बहुत टफ है, रफ है, क्योंकि उसने एक इंजीनियर को रखना है तो एक जो है टेक्नोक्रेट्स को रखना है, तो उसको पैसे भी उसने खूब देने हैं, तो वो जो है जम के काम भी लेना चाहेगा। ये भी चाहेगा कि वो टेक्निकली एक्सपर्ट हो, उसी बात के तो वो पैसे देगा इंडस्ट्री। लेकिन जब उन्होंने देखा कि जो इंटरव्यू में कैंडिडेट आ रहे हैं, पास आउट आ रहे हैं, उनकी जो सब्जेक्ट नॉलेज है वो पुअर है, टेक्निकली वो एफिशिएंट नहीं है, एंड द सप्लाई इंक्रीजेस द डिमांड, जितनी डिमांड थी उससे ज़्यादा सप्लाई हो गई, तो प्लेसमेंट्स जो है वो फॉल हो गई, देयर वर पुअर प्लेसमेंट्स। तो जो इंजीनियरिंग की तरफ स्टूडेंट्स जा रहा था वो कम हो गया। इंजीनियरिंग में इतना पैसा भी खर्च करें, टाइम भी इन्वेस्ट करें, और अल्टीमेटली जब नौकरी जो है वो थोड़े पैसों की मिलनी है, ज़्यादा पैसों की नहीं मिलनी। और तो जो है ट्रेंड जो है वो इंजीनियरिंग कॉलेज से को जो है सेकंड पोजीशन से उसको थर्ड पोजीशन पे पहुंचा दिया। अब क्वेश्चन आता है कि जो है मैं रिसेशन इन फार्मेसी की क्यों बात कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में ये विचार क्यों आया। ऐसा नहीं है कि फार्मेसी में आज की डेट में रिसेशन है, लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इंडिकेट कर रहे हैं। जैसा इंजीनियरिंग में था वो सेम पैटर्न जो है फार्मेसी में भी देखने को मिल रहा है। देयर वॉज ह्यूज इनटेक इंक्रीज इन द फार्मेसी कॉलेजेस, और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने परमिशन दे दी है लार्ज नंबर ऑफ न्यू फार्मेसी कॉलेजेस को। जो एग्जिस्टिंग कॉलेजेस हैं उसमें इनटेक बढ़ा दिया है बहुत ज़्यादा। जैसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस की मशरूमिंग हो गई थी, ऐसे ही फार्मेसी कॉलेजेस की मशरूमिंग हो गई है। आज किसी भी जगह पे आप देखो तो कई सारे फार्मेसी कॉलेज आपको देखने को मिलते हैं। अब इसको हम रिसेशन की जो प्रॉब्लम है जो आ सकती है, इसको ना आए इसके लिए सबसे जो एपेक्स बॉडी है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, उसके ऊपर द ओनस इज और द बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। ये जो आप इन्होंने परमिशन दी है लार्ज नंबर ऑफ फार्मेसी कॉलेजेस को, सीट्स बढ़ा दी हैं, तो इन्हें ध्यान रखना पड़ेगा। दे हैव टू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक ऑफ अदर्स। जैसे इंजीनियरिंग में हुआ है ऐसे फार्मेसी में ना हो, तो इनको क्या करना पड़ेगा आइए देखते हैं। Because the onus or the big responsibility is on the apex body, so Pharmacy Council of India को इंश्योर करना पड़ेगा, they have to maintain the quality of institutes एक साइड में। सेकंड, दूसरी तरफ they have already taken one step which I appreciate. They have placed the moratorium on the sanction of new institutes for a period of 5 years from academic year 2020-2021। करंट जो एकेडमिक सेशन है इसके आगे 5 साल तक कोई नया कॉलेज या उनकी सीट्स नहीं बढ़ेंगी। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप जो कि वो ऑलरेडी ले चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो एग्जिस्टिंग जिनको इतने सारे जो फार्मेसी कॉलेज को अलाउ किया है, इनको मेंटेन करना पड़ेगा क्वालिटी को इंस्टीट्यूट्स की। अब सिर्फ हम एपेक्स बॉडी को, सिर्फ गवर्नमेंट को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकते, हमारे अपने ऊपर भी जो है बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो जो इंस्टीट्यूट्स हैं
उनको क्या करना चाहिए, व्हाट इंस्टीट्यूट्स कैन डू, कि उनकी भी हालत इंजीनियरिंग कॉलेजेस की तरह ना हो। मेरा पर्पस किसी को डिस्करेज करना या डीमोटिवेट करना नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि जो इंस्टीट्यूट्स पहले से ही सावधान हों और वो अपने बच्चे को इस तरह से तैयार करें ताकि आने वाले समय में हमारा हाल भी, फार्मेसी का जो बच्चा है जो बाहर निकले, उसका हाल भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस की तरफ ना हो। अगर हम देखें तो इंस्टीट्यूट्स जो है अपने लेवल पे भी बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जो ग्राउंड रूट लेवल पे जो काम करना है वो इंस्टीट्यूट्स ने करना है। क्योंकि अगर इंस्टीट्यूट्स मेहनत करेंगे तो इंस्टीट्यूट ना केवल बच्चा आगे बढ़ेगा बल्कि इंस्टीट्यूट भी आगे बढ़ेगा। और कोई भी इंस्टीट्यूट ये नहीं चाहता कि वो बंद हो जाए, उसके पास कम बच्चे आएँ। तो लेट अस सी व्हाट इंस्टीट्यूट्स कैन डू। दे हैव टू मेंटेन द प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर देना है। वेल ट्रेंड फैकल्टीज रखनी है, मतलब मास्टर ऑफ फार्मेसी पास आउट जो है उनको जो है फैकल्टी रखनी है, बी फार्मा नहीं रखने हैं पढ़ाने के लिए। जो पीसीआई का सिलेबस है वो इम्प्लीमेंट करना है। 3 साल पहले पीसीआई ने अपना जो है सिलेबस चेंज किया था इंडस्ट्री के हिसाब से, जो रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से पीसीआई ने उसको सिलेबस को ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाया, ज़्यादा इंडस्ट्री ओरिएंटेड बनाया, ताकि जो ग्रेजुएट पास आउट हो, बी फार्म का स्टूडेंट जो पास आउट हो, डी फार्म का स्टूडेंट जो पास आउट हो, वो टेक्निकली उतना समर्थ हो, कैपेबल हो कि वो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। तो जो इंस्टीट्यूट्स ने क्या ध्यान रखना है कि जो पीसीआई का सिलेबस है वो इम्प्लीमेंट हो। और क्या ध्यान रखना है इंस्टीट्यूट्स ने कि जो बच्चा है उसको सिर्फ बुकिश नॉलेज ना दी जाए, सिर्फ किताबी ज्ञान ना दिया जाए। और उसको क्या करना चाहिए इंस्टीट्यूट्स को, लेट अस सी। इंस्टीट्यूट हैज़ टू लुक आफ्टर दैट देयर शुड बी ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ स्टूडेंट्स। इट इज़ नॉट मैटर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। जो टेक्निकल एजुकेशन है, जो पीसीआई ने सिलेबस प्रोवाइड किया, वो तो उसको देना ही देना है, टेक्निकली साउंड करना ही करना है। साथ में कुछ और फैक्टर्स हैं जो कि ध्यान रखने हैं कि स्टूडेंट शुड बी स्पिरिचुअली साउंड। अब स्पिरिचुअली साउंड कैसे होगा, उसके अंदर ह्यूमन वैल्यूज जो है वो इनकलकेट करनी है उसको। इंडियन कल्चर जो कि बहुत ही रिच कल्चर है उससे उसको अवेयर करवाना है। सोशल एथिक्स के ऊपर जोर देना है ताकि कल को वो पास आउट होके बाहर निकले तो जो सोशल एथिक्स हैं उसको फॉलो करे, उसके लिए नई चीज़ ना हो। और सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है ह्यूमैनिटी। अगर एक 100% मार्क्स ऑब्टेन करे कोई स्टूडेंट, अगर उसमें ह्यूमन वैल्यूज़ नहीं हैं तो वो एक सक्सेसफुल पर्सन नहीं बन सकता। तो उसके अंदर ह्यूमैनिटी का भाव जगाना है, मानवता का भाव जगाना है, क्योंकि फार्मेसी इज़ नॉट ए मैटर ऑफ दवाई बनानी और दवाई देनी नहीं है। इट इज़ ए प्योरली सर्विस ऑफ मैनकाइंड। मानवता की सेवा में एक सेवा कार्य है, चाहे वो दवाई बनाने का काम है, चाहे वो दवाई बांटने का काम है, जो भी जॉब है वो सारा इट इज़ इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। तो ह्यूमैनिटी का जो भाव है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैन फोर्स काम करेगी आपके जो फार्मेसी ग्रेजुएट है उसके अंडर में। और अगर वो ह्यूमन वैल्यूज़ को नहीं देखेगा, अपने साथ में काम करने वालों के जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं अगर उसको फॉलो नहीं करेगा, उनका ध्यान नहीं रखेगा, तो वो आगे एक सक्सेसफुल आदमी नहीं बन सकता। अब इन सारी चीज़ों को जगाने के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ स्टूडेंट्स को करने के लिए एक इंस्टीट्यूट को क्या करना चाहिए। एक फर्स्ट हमने डिस्कस किया कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का सिलेबस इम्प्लीमेंट करना चाहिए, पढ़ाना है पूरा का पूरा। उसके साथ और क्या क्या चीज़ें करनी है, एक्स्ट्रा करिकुलर क्या चीज़ें करें जिससे कि सिर्फ टेक्निकली एस्पेक्ट्स जो है बच्चे की जो है आगे ना प्रोग्रेस ना हो, बाकी चीज़ें भी बढ़नी चाहिए। उसके लिए मार्केट में क्या चल रहा है, इंडस्ट्री क्या एक्सपेक्ट करती है, इंडस्ट्री में क्या डेवलपमेंट्स है, उसके लिए टेक्निकल कॉन्फ्रेंसेस का होना बहुत ज़रूरी है।
ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, जिस तरह से भी हो, टेक्निकल कॉन्फ्रेंसेस जो है अरेंजमेंट बहुत ज़रूरी है। कैंपस प्लेसमेंट्स, जॉब मिलास, मोर गेम्स, फिजिकल एक्सरसाइज इज ए मस्ट। फिजिकली अगर साउंड है तभी वो मेंटली साउंड हो सकता है, वो जो पढ़ेगा उसको याद हो सकता है। और हर आदमी सक्सेस की जो है बात करता है, लेकिन फेल्यूर को एक्सेप्ट करना उतना ही बड़ी बात है जितना सक्सेस तो कोई भी एक्सेप्ट कर लेगा, कोई भी हजम कर लेगा, लेकिन फेल्यूर्स जो है उसको झेल पाना, अपने आप को टूटने ना देना, बहुत बड़ी बात है। और ये हमें गेम्स सिखाते हैं। तो जितना बच्चा गेम्स में पार्टिसिपेट करेगा, फिजिकल एक्सरसाइज करेगा, उतना ही वो जो है उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत मदद मिलेगी। देन आजकल जैसे बाहर निकलने में कोई जो है परेशानी हो, कहीं बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल ना हो, तो योगा इज़ ए इंडोर जो है वो एक्सरसाइज है। अंडर द वेल ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर योगा पे जोर देना चाहिए, क्योंकि योगा जो है ना केवल शारीरिक बल्कि मानसिक तौर पे भी एक स्टूडेंट को तैयार करता है योद्धा बनने के लिए। कंपटीशंस हो इंट्रा कॉलेज, कॉलेज के अंदर क्लासेस में, इंटर कॉलेज आपस में, एक कॉलेज का, फार्मेसी कॉलेज का जो है बीएमएस के साथ या फिजियोथेरेपी के साथ या और किसी ह्यूमैनिटीज़ के किसी कॉलेज के साथ कंपटीशन हो। इंटर यूनिवर्सिटी मैचेस होनी चाहिए, कंपटीशन होनी चाहिए। इस कंपटीशन में कोई भी हो सकता है, गेम्स का भी हो सकता है, बैडमिंटन हो सकता है, क्रिकेट हो सकता है, वॉलीबॉल हो सकता है, बास्केटबॉल हो सकता है, एथलेटिक्स का हो सकता है, इट में भी जो है रंगोली कंपटीशन हो सकता है, इट में भी ऐसे कंपटीशन हो सकता है, इट में भी एनीथिंग जो कि एक बच्चे में कंपटीशन की भावना लेके आए, आगे बढ़ने की भावना लेके आए, उसके अंदर के विचारों को बाहर लाए कि वो क्या सोच रहा है, क्या उसकी थिंकिंग है उसको। और सबसे बड़ी बात, उसकी एक्सप्रेशन पावर को जो है वो बढ़ाते हैं ये कंपटीशन। उसको दूसरों के मुकाबले में सामने बोलने में जो है कॉन्फिडेंस आता है, चाहे वो डेक्लेमेशन कंटेस्ट है, चाहे वो पोइट्री है, चाहे वो डांस कंपटीशन है। एवरीथिंग इज these competitions make a student perfect towards perfection। सो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी जो है, पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे भी इंस्टीट्यूट ने ध्यान देना है, बच्चों को पार्टिसिपेट कराना है, ताकि जो है वो उसकी जो है वो आगे बढ़ सके। सो अगर हम इसको कंक्लूड करें तो फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स व्हाट इज, एक समरी अगर हम बनाएं तो इट इज़ ए मिक्स एंड द राइट ब्लेंड ऑफ एजुकेशन प्लस मेंटल डेवलपमेंट प्लस फिजिकल डेवलपमेंट प्लस द सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ द स्टूडेंट, ताकि जो स्टूडेंट है ही शुड बी एबल टू फेस द वर्ल्ड मोर बोल्डली एंड सक्सेसफुली। और इसके लिए जो राइट प्लेस है बच्चों के लिए, मैं सजेस्ट करता हूँ कि जो बाबा मसनाथ यूनिवर्सिटी है, दैट इज़ द राइट प्लेस, राइट ब्लेंड, जहाँ पे इन सभी एक्टिविटीज़ पे ध्यान दिया जाता है, ना केवल पढ़ाई पे, ना केवल सिलेबस कंप्लीट करने पे, बल्कि जो ओवरऑल एक्टिविटीज़ हैं, जो चांसलर हैं बाबा बालकनाथ जी हैं, स्पिरिचुअल हेड हैं, स्पिरिचुअलिटी के लिए वो जो है एक स्रोत है। सब जितने भी स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टीज़ है, टीचिंग नॉन टीचिंग, सारा जो है समाज उनकी तरफ वो देखता है स्पिरिचुअल लीडरशिप के लिए। जो हमारे वाइस चांसलर जी हैं वर्दी, प्रोफेसर राम सजन पांडे जी हैं, बहुत ही लायक, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड लीडर हैं, जो कि हमारी यूनिवर्सिटी को एक सही दिशा में आगे लेके जा रहे हैं। और उनको पता है कि बच्चे की सिर्फ एजुकेशनल प्रोफिशिएंसी नहीं चाहिए, साथ में जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, हर एक्टिविटी में वो जो है पार्टिसिपेशन को मोटिवेशन करते हैं, फैकल्टी को मोटिवेट करते हैं, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं।
ताकि जो यूनिवर्सिटी है वो जो भी आउटपुट हो, जो भी बच्चा यहाँ से निकले, वो एक समाज को कुछ ना कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट करे और अपने शिखर पे पहुँचे। So that's all about the topic, is recession coming in pharmacy like engineering. In the end I will also once again मैं ये बोलना चाहूँगा कि मेरा पर्पस एक ऐसा थिंकिंग विकसित करना है कि हम आने वाले समय में जो संभावित जो प्रोबेबल या पॉसिबल थ्रेट्स हैं उसको हम ओवरकम कर सकें, और हम फार्मेसी के स्टूडेंट को इतना कॉम्पिटेंट बना दें। क्योंकि रिसेशन, अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें तो एक छोटे कॉलेज में रिसेशन है, लेकिन आईआईटी में या जो अच्छे टेक्निकल कोर्स कॉलेजेस हैं जो अपने बच्चे को कॉम्पिटेंट बनाते हैं, उनमें ये रिसेशन नहीं है। तो हम फार्मेसी के जो कॉलेजेस के अंदर जो कम स्टूडेंट को अवॉइड कर सकते हैं, को रोक सकते हैं, अगर हम अपने कॉलेजेस की क्वालिटी उस तरह से बनाएं कि जो स्टूडेंट है, जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है, वो पढ़ाई के अलावा बाकी सब चीज़ों में भी एक सक्सेसफुल स्टूडेंट बन के निकले, एक ओवरऑल पर्सनैलिटी अच्छी बन के निकले, ताकि वो वर्ल्ड को, ताकि वो मार्केट को, ताकि वो इंडस्ट्री को अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सके, जो इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशंस है वो फुलफिल कर सके। अगर वो ऐसा कर पाएगा तो जो है हम जो है अपने इंस्टीट्यूट को, अपने संस्था को जो है इस तरह के संभावित जो खतरा है उससे बचा पाएंगे। That is the sole purpose of this presentation. In the end, I once again thankful to my son, Mr. Ashish Saini, for typesetting and media recording of this presentation. Thank you very much. Good day and best of luck.